हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज सेकंड लेक्चर है अर्थात दूसरा लेक्चर है पॉलिटी का। 2 अप्रैल है और हमें 40 दिन में ऑलमोस्ट पॉलिटी कंप्लीट कर लेना है पीटी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसमें मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी बताएंगे, पीटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ज़रूरी सूचना ये है आप सभी को कि देखिए आज करीब 2,500 नहीं 2,1800 मामले हो गए हैं कोरोना के, है ना। तो थोड़ा सा प्लीज़ घर में रहिए ताकि देखिए अगर अभी तो हम फर्स्ट स्टेज में ही हैं, अगर सेकंड थर्ड में पहुंच गए तो बहुत सारी समस्या आ जाएगी। और देखिएगा जब मई और जून आएगा तो उम्मीद है कि 1.5 लाख के पार मामले पहुंचेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। अगर आप ही इन मामलों को प्रॉपरली कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं तो आप सभी से उम्मीद है कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें और घर से बाहर नहीं निकलें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं तो तभी आप घर से बाहर निकलिए, मेडिकल से रिलेटेड कंसर्न है या कुछ ऐसा तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं निकलिए नहीं घर से बाहर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल पहला लेक्चर के बारे में बात करी थी, ठीक है ना। तो हमने जो पृष्ठभूमि है हमने पृष्ठभूमि बताया था कल। आज हमें बात करना है कि संविधान क्या है। तो एक्चुअल में अगर हम संविधान की बात करते हैं, जो आज सेकंड लेक्चर है ना, 2 अप्रैल भी है, संविधान क्या है, ओके। सो संविधान देखिए कि संविधान यानी संविधान से जो तात्पर्य है यह उन प्रावधानों से है जिसके आधार पर किसी देश का क्या है शासन चलाया जाता है। मतलब संविधान क्या है, वो दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से क्या है शासन चलाया जाता है, जिनके माध्यम से शासन चलाया जाता है। मतलब देखिए कोई भी गवर्नमेंट, पहले ध्यान से सुनेगा, हमें संविधान यानी संविधान देखिए अगर कोई गवर्नमेंट है, जैसे कि कोई भी देश है, पहले अगर कोई कंट्री है, अगर वहाँ अराजकता ना फैले तो कुछ तो नियम होने चाहिए। अगर वहाँ किसी देश में या हमें एक फैमिली में ही मान लेते हैं, तो अगर कोई परिवार है अर्थात फैमिली है तो किसी प्रकार से अराजकता ना फैले तो हर एक जगह नियम होते हैं। अब जैसे देश के लेवल की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो कुछ तो नियम, कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। तो उसी गवर्न करने के लिए, देश का शासन चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी तो सरकारी हो जाती है, लेकिन ये किसके माध्यम से चलाया जाता है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो जो संविधान है, तो संविधान देश के अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान से तात्पर्य उन प्रावधानों से है जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। अर्थात मतलब कि एक मान लीजिए ये बुक्स होगी और उस बुक्स में क्या होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, और वही रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे कि इसी से देश का क्या है शासन चलेगा, ठीक है। तो जैसे भारत का संविधान, इसी तरह हर एक देश में संविधान होता है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसमें जो संविधान में, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे तो शासन, ठीक है, क्या शासन, और शासन के बाद फिर हम सार्वजनिक जीवन, ठीक है ना, क्या है सार्वजनिक जीवन। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें से जो सारी चीज़ें जो प्रशासन के स्तर पर, अगर हम जो शासन के स्तर की बात करते हैं कि शासन किसके आधार पे चलाया जाता है, संविधान के आधार पे। तो शासन मतलब एक सार्वजनिक जीवन जो पब्लिक लाइफ है। तो पब्लिक लाइफ में राजनीति आ गया, है ना, राजनीति आ गया, अर्थव्यवस्था आ गई यानी इको आ गई, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर आ गया, ओके, एजुकेशन सिस्टम आ गया और प्रशासन आ गया। ये सारी चीज़ें ये क्या है, इनका जो चलाया जाना, इनको सही तरीके से चलाया जाना, गवर्न करना, ये क्या है, ये शासन है। और शासन को किसके दस्तावेजों के अकॉर्डिंग जो भी लिखा हुआ है यानी किसके माध्यम से चलाया जाता है, ये दस्तावेजों के प्रावधानों के माध्यम से चलाया जाता है। जो प्रावधानों का एक संग्रह किया गया है, पूरा कलेक्शन है, उसको मिलाकर संविधान कहा गया है, ठीक है। तो हम एक साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जो संविधान है वो संविधान से तात्पर्य उन प्रावधानों से है जिसके अनुसार किसी देश का क्या है शासन चलाया जाता है, ठीक है। अब हम संविधान तो देखा, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे राजव्यवस्था, ठीक है। राजव्यवस्था देखिए, अगर हम राजव्यवस्था की बात करते हैं तो राजव्यवस्था संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है। क्या है, यह व्यवहारिक प्रयोग है, ये इसका एप्लीकेशन है। जो ये संविधान है तो ये संविधान का एप्लीकेशन है। ये क्या है, एप्लीकेशन है,
ठीक है। इस आप देखेंगे कि संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे आते हैं, जैसे कि संसद के कानून हो गए, न्यायालय के निर्णय हो गए, विभिन्न नीतियां पॉलिसीज हो गई, संस्थाएं और उनके सामूहिक रूप से जो उनके द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इन सारी चीज़ों को क्या है, सामूहिक रूप से हम राज व्यवस्था कह सकते हैं। तो मतलब क्या कि एक तरीके से अगर हम बहुत 20 शब्दों में कहें तो संविधान का ही एप्लीकेशन क्या है, राज व्यवस्था है। क्या है, संविधान का एप्लीकेशन राज व्यवस्था है। अर्थात इसको और साधारण भाषा में सुनेंगे तो राज व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है, जिसके माध्यम से संविधान को लागू करने के क्रम में बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि संसद के कानून हो जाते हैं, न्यायालय के निर्णय हो जाते हैं। ये सारी चीजों को क्या हम सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, राज व्यवस्था कहेंगे, ठीक है ना, यानी पॉलिटी कहेंगे। अब हम एक उदाहरण से समझेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि आर्टिकल ये 14 है, आर्टिकल 14 है, ओके। आर्टिकल 14 में जो विधि के समक्ष जो समता की बात करी गई है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये तो संविधान हो गया। अब इसको कैसे लागू करवाया जाएगा ताकि किसी के साथ किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, वो क्या कहलाया जाएगा, उसे पॉलिटी कहेंगे। ये तो संविधान हो गया। अगर पॉलिटी की बात करते हैं तो इनको लागू करने के लिए किसी भी प्रकार से मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के साथ, अगर क्या हो, भेदभाव ना हो, ये क्या कहलाएगा, भेदभाव ना हो, ये क्या कहलाएगा, पॉलिटी कहलाएगा, ये पॉलिटी कहलाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपने देखा कि संविधान और राज व्यवस्था क्या है, यानी संविधान को मैंने बता दिया, राज व्यवस्था को बता दिया। अब आपको संविधान की कुछ शब्दावलियों का ध्यान रखना है। संविधान की जो शब्दावलियां हैं वो शब्दावलियों में देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे आप देखेंगे कि भाग, तो सबसे पहले भाग आता है, यानी पार्ट आता है। क्या पार्ट आता है। पार्ट में देखेंगे सर्वप्रथम संविधान को पार्ट में बांटा गया। जो पार्ट है, सर्वप्रथम संविधान को क्या है, पार्ट में बांटा गया। संविधान को पहले पार्ट में बांटा गया। इसके बाद अध्याय आते हैं, चैप्टर यानी अध्याय। जो अध्याय है ये सभी भागों को तो नहीं, लेकिन इसमें से जो कुछ बड़े बड़े भाग थे, यानी जो बड़े बड़े क्या थे, पार्ट थे, बड़े बड़े पार्ट को इसमें चैप्टर में बांट दिया गया। किसमें, चैप्टर में बांट दिया गया, चैप्टर में बांट दिया गया, ठीक है। जैसे कि भाग 5 का हम बात करते हैं तो संघ का शासन, ठीक है। इसके बाद जो आएगा तो अनुच्छेद आएगा। क्या आएगा, अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद, जो अध्याय तथा भाग को अनुच्छेद में बांटा गया। जो अध्याय हैं और भाग, तो जो चैप्टर थे, चैप्टर और पार्ट को इसमें क्या है, आर्टिकल में बांट दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्लाज। क्या आता है, क्लाज। क्लाज, इसको परंतुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परंतुक। देखिए जो परंतुक है, अनुच्छेदों को, जो आर्टिकल थे इनको परंतुक में बांटा गया है, इनको परंतुक में बांटा गया। आर्टिकल्स को क्या है, अनुच्छेदों को परंतुक में बांटा गया। अभी देखेंगे कि आर्टिकल क्या, पार्ट क्या, कैसे परंतुक में बांटा गया। इसके बाद क्या आता है, सब क्लाज आता है। सब क्लाज, सब क्लाज यानी क्या आता है, सब क्लाज। जो बड़े बड़े क्लाज को उप परंतुक यानी सब क्लाज में बांटा गया, ठीक है। ये जो बड़े बड़े, ये जो परंतुक थे, इनको क्या है कि ये क्लास को उप क्लास, जो क्लास थे इसको, जो बड़े बड़े थे इनको सब क्लास में बांटा गया। फिर इसके बाद आता है शेड्यूल। जो शेड्यूल की अगर बात करें तो अनुसूची संविधान के लास्ट में जोड़ी गई, और ये विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की क्या करती है, व्याख्या करती है। इन सभी को अनुसूची कहते हैं। क्या है, अनुसूची की अगर बात करते हैं तो अनुसूची संविधान के लास्ट में जोड़ी गई, और इसमें से वह विषय शामिल हैं जैसे कि संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करनी होती है, संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये अनुसूची हो गई। ये तो इसका क्या है, इंटरप्रिटेशन है, अर्थात संविधान की कुछ शब्दावलियां हैं, ठीक है। हम इनसे अभी हम इसमें ये कंप्लीट नहीं हुआ, हम इसमें से बताएंगे कि एक्चुअल में है क्या। आपको इसमें सॉरी, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं पार्ट 4 की, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मैं पार्ट 3 की बात करता हूँ। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल कहाँ से, ये 12 to 35,
12 to 35 है। अगर हमें ये तो क्या है, अगर मान लीजिए आर्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 9A, ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 9A है तो इसे पढ़ेंगे आर्टिकल 19 है, 9 नहीं, आर्टिकल 19 क्लास 1, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 19 क्लास 1 क्या है, इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लास 1, ठीक है। अगर यही चीज ध्यान से सुनिएगा आर्टिकल 19A, तो देखिए ध्यान से, ये इसका जो आर्टिकल 19 कैपिटल A है, मतलब ये इसका भाग नहीं है। अगर कैपिटल A आपको मिलता है तो इसका मतलब होता है स्वतंत्र अनुच्छेद, इसका मतलब इनसे, ये जो पूर्व अनुच्छेद से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये क्या होता है, स्वतंत्र अनुच्छेद होता है, स्वतंत्र अनुच्छेद होता है, ठीक है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर इसके साथ साथ देखिए क्लास आपने देख लिया, क्लास हम कैसे पढ़ते हैं, इसके बाद आप देखोगे कि जैसे कि आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए, अगर ऐसे लिखा होता है तो इसको आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए पढ़ेंगे, सब क्लास ए पढ़ेंगे। इस चीज़ का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप ध्यान देंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि पार्ट क्या होता है, उसमें शेड्यूल क्या होता है, और क्लास क्या होता है, सब क्लास क्या होता है, और जो स्वतंत्र आर्टिकल्स होते हैं, स्वतंत्र फ्री यानी जो स्वतंत्र अनुच्छेद होते हैं, उसके भी बारे में आपने क्या कर लिया, बात कर लिया। अब इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको कुछ चीजें और बताना है, जैसे कि इसमें आपको सरकार क्या है, पहले तो संविधान का वर्णन, यानी जो संविधान का जो वर्णन है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए संविधान के वर्णन की अगर बात करते हैं, संविधान का वर्णन देखिए, जो ये मान लीजिए 100% है, तो इनमें से जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, 1/3 है, ऑलमोस्ट 35%, ऑलमोस्ट कितना, 35%। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना, इसके साथ साथ इसमें मौलिक अधिकार, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। ये चीज़ें हमें दर्शन में पढ़ना है, संविधान के फिलॉसफी में पढ़ना है, जो कि 50% एरिया सरकार का गठन, ठीक है, 50% ऑलमोस्ट एरिया क्या है, सरकार के गठन से संबंधित है। वहीं विविध की अगर बात करते हैं, जो इसमें 15 जो विविध है, इसमें से विविध है, तो 15 से 20%। विविध में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें, इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीज़ें विविध में आ जाएंगी, जैसे EIC, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, ये सारी चीज़ें। तो हमें संविधान को पहले हम दर्शन पढ़ेंगे, फिर सरकार का गठन पढ़ेंगे, फिर विविध पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। अब एक्चुअल में सरकार है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आप सुनिएगा। देखिए, जो सरकार वह संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है, उसको सरकार कहते हैं। सरकार क्या है, यानी जो सरकार, ये सरकार यह वह संस्था है कि सरकार जिसके अगर हम बात करें तो शासन चलाने का ये कार्य करती है। यह एक इंस्टीट्यूशन है, यह शासन चलाने का कार्य करती है, यह शासन चलाने का क्या करती है, चलाने का कार्य करती है, शासन चलाने का कार्य करती है, ठीक है। इसमें से आप देखेंगे कि सरकार में हम क्या क्या पढ़ना है, तो सरकार में हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या करेंगे, बांट के देखेंगे, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और इसके बाद न्यायपालिका, क्या, न्यायपालिका। विधायिका, आपको पता है विधायिका एक वैसी संस्था है जो कानून बनाने का कार्य करती है, इसको विधायिका कहते हैं। ये क्या करती है, कानून बनाती है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कानून बनाती है, ठीक है, कानून बनाने का कार्य करती है, इसको विधायिका कहते हैं। जो दूसरा कार्यपालिका है, ये इन कानूनों को लागू करती है। ये वैसी संस्था है जो इन कानूनों को क्या करती है, लागू करती है,
ठीक है। वहीं जो न्यायपालिका है तो इनके बीच में जो विवाद पनपता है, ये वैसी संस्था है जो विवादों का निपटारा करती है। क्या है? जो विवाद हो जाता है तो विवादों का निपटारा करती है, निपटारा करती है ये न्यायपालिका। ठीक है। तो विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानूनों को लागू करेगी, न्यायपालिका इनके बीच जो विवाद उत्पन्न होंगे ये विवादों का क्या करेगी? निपटारा करेगी। ठीक है। ये क्या करेगी? विवादों का निपटारा करेगी। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इसके बाद हम देखेंगे जो भारत सरकार का गठन। ठीक है। तो भारत सरकार के गठन में अगर हम देखते हैं सरकार का गठन, सरकार का गठन होने। ओके। सो सरकार के गठन में हम देखेंगे सबसे पहले विधायिका। क्या देखेंगे? जो विधायिका में देखेंगे कि जो केंद्र, देखिए एक केंद्र और दूसरा राज्य अर्थात प्रांत। ठीक है। प्रांत। ठीक है। जो केंद्र का मतलब होता है यानी जो संसद, तो संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा यानी लोअर हाउस और ये लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है ना। इसके साथ साथ जो प्रांत है तो प्रांत में देखेंगे विधानसभा, यानी जो प्रांत में राज्य विधानसभा इसमें से आप देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। ये तो क्या है? ये आपकी विधायिका है। विधायिका का क्या काम था? नियम बनाना। तो अगर केंद्र के स्तर पे नियम बनाएंगी तो ये इन्वॉल्व होंगे, ये नियम बनाएगी। ठीक है। राज्य के स्तर पे तो विधायिका और विधानसभा। ठीक है ना। जो राज्य की विधायिका है, ठीक है, तो राज्य की विधायिका के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद। तो अगर राज्य के स्तर पे नियम बनाना है, ठीक है, राज्य सूची के सब्जेक्ट में, तो विधानसभा और विधान परिषद एक्टिव होंगे, ये आएंगे। वहीं लोकसभा और राज्यसभा केंद्र के स्तर पे अगर केंद्र जो नियम बनाना है तो ये एक्टिव होगी। ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि जो विधायिका यानी जो विधायिका केंद्र में जो संसद हो गया, तो संसद में लोअर हाउस हो गया, अपर हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा। वहीं जो राज्य जो प्रांत की अगर बात करते हैं, जो राज्य विधायिका है, तो राज्य विधायिका में देखें विधानसभा और क्या है? विधानसभा के साथ विधान परिषद। ठीक है। अब देखेंगे ये तो विधायिका हो गया। दूसरा पार्ट क्या था? कार्यपालिका। मैंने बताया था, क्या बताया था? कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसको भी अगेन डिवाइड इनटू मेनली टू पार्ट्स, केंद्र और दूसरा राज्य। ठीक है। केंद्र की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट होंगे, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होंगे, फिर क्या होंगे? वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है। इसके बाद मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होगी, मंत्री परिषद होगी। फिर प्रधानमंत्री यानी पीएम होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय सेवाएं, जो केंद्रीय सेवाएं ये क्या हो गई? ये जो कार्यपालिका के अंतर्गत आपने देखा, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मंत्री परिषद, पीएम, केंद्रीय सेवाएं। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये अगर हम इसके बारे में प्रॉपर बात करते हैं तो ये मंत्री परिषद और ये वाइस प्रेसिडेंट जो यानी सेंट्रल सिविल सर्विस है, ये इनका क्या काम होगा? नियम को लागू करना, केंद्र के स्तर पर नियमों को क्या करना? लागू करना। ठीक है। अब वहीं राज्य के स्तर पे बात करें तो राज्य के स्तर पे राज्यपाल हो गए, गवर्नर राज्यपाल हो गए। वहीं फिर मंत्री परिषद हो गई और फिर मंत्री परिषद के बाद मंत्रिमंडल हो गया। ठीक है ना। मंत्रिमंडल जिसे कैबिनेट बोलते हैं, मंत्रिमंडल हो गया, मुख्यमंत्री हो गए, सीएम हो गए। और फिर प्रांतीय सेवाएं जो स्टेट सिविल सर्विस हैं तो प्रांतीय सेवाएं हो गई, है ना, प्रांतीय सेवाएं। ये तो सारा ये कार्यपालिका के अंतर्गत। तो अगर इसमें तो ये वर्क करेंगे, ये नियम को लागू करेंगे अगर केंद्र के स्तर पे, तो ये सब लोग एक्टिव होंगे। वहीं अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका को आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट हुआ। जैसे न्यायपालिका में जो ये विवादों का निपटारा करती है, विवादों के इसमें तो देखेंगे ये क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ और इसके साथ साथ क्या हो गया? जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया।
DC, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के आप ये समझ गए होंगे कि हमें ये कैसे, ये बस मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ये कैसे क्या करेंगे, ठीक है। विविध में मैंने बताया था, जो लास्ट में हमने इंटरप्रिटेशन बता रहा था, तो विविध में हमें नागरिकता देखेंगे, विविध के ही अंतर्गत नागरिकता देखेंगे। इसमें अलग अलग प्रावधानों को एक जगह एकत्रित किए करके देखेंगे। इसके साथ साथ जो केंद्र राज्य संबंध हैं, केंद्र राज्य संबंध देखेंगे, पंचायती राज और नगर पालिका, निर्वाचन आयोग और लोकल गवर्नमेंट, यानी लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमें देखना है भारत में संविधान से जो बहुमत के प्रकार हैं तो वो कैसे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुमत कितने प्रकार का होता है भारत में, तो अगर बहुमत की हम बात करते हैं तो बहुमत में चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो संविधान में बहुमत के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, ठीक है। देखिए साधारण बहुमत क्या है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का प्रेजेंट एंड वोटिंग 50% प्लस 1 जो बहुमत है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, ये क्या है, सिंपल मेजोरिटी है। ये क्या है, सिंपल मेजोरिटी है। आपको इसमें एक चीज़ ध्यान से देखना है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कितने लोग हैं, प्रेजेंट इसमें से 200 है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, प्रेजेंट इसमें 200 है और इसमें वोटिंग 180 लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुमत अगर हमें निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट इसमें 200 है लेकिन वोटिंग 180 है। मैंने कहा प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, सिंपल मेजोरिटी में हमें जो साधारण बहुमत है, तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1 ये साधारण बहुमत कहलाता है, सिंपल मेजोरिटी कहलाता है। मान लीजिए कि पार्लियामेंट में कितना, जो पार्लियामेंट की अगर संसद है, तो जो संसद है इसमें से 545 मेंबर हैं, है ना। 545 में जो अगर कोई भी विधेयक है, उस विधेयक में क्या करना है, उस विधेयक, आपको तो विधेयक और यानी जो बिल है तो पता ही होगा, तो बिल में अगर कोई वोटिंग होनी है तो प्रेजेंट इस समय कितने, प्रेजेंट इसमें 200 लोग हैं, 200 मेंबर हैं, जो कि वोटिंग, कुछ जरूरी नहीं सब वोटिंग करें, तो वोटिंग 180 करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का, तो ऑब्वियस है कि अगर ये वोटिंग कर रहे हैं तो प्रेजेंट होंगे ही, तो इसका यानी 180/2 प्लस 1, अर्थात अगर इसमें से कोई किसी चीज़ को इसमें पारित करवाना है तो 90 प्लस 1 यानी हमें 50% प्लस 1 मेंबर अर्थात 91 मेंबर्स की ज़रूरत है अगर हमें किसी प्रपोजल को क्या करना है, पास करवाना है। आप साधारण बहुमत को समझ गए होंगे कि जो साधारण बहुमत ये कैसे क्या है, साधारण बहुमत को कैसे क्या किया जाता है। अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा मैं इसे और रिकैप कर देता हूँ। जो साधारण बहुमत के अंतर्गत मैंने क्या बताया, जो सिंपल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी वर्ड को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने बताया प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, ये क्या है, सिंपल मेजोरिटी कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा जो पार्लियामेंट है इसमें 545 मेंबर हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है 500, मान लीजिए प्रेजेंट 500 है, लेकिन वोट कर रहे हैं 300, ठीक है। तो मैंने कहा प्रेजेंट एंड वोटिंग का, अर्थात ये वोट कर रहे हैं तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट ही है, अगर वोट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, तो 300 इसका 50% मतलब अपॉन 2 और प्लस 1 कितना हुआ 150 और प्लस 1 कितना हुआ 151, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में अगर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 हो तो हम पुरानी संख्या लेंगे। क्या है 0.4 हो तो अगर ऐसा आता है, मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे 300 नहीं होता, 300
1 होता, ठीक है। तो अगर 0.4 तक आता है तो हम यही पुरानी संख्या लेंगे, कितना लेंगे 151 लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें से क्या है कि 0.5 से यानी 0.5 0.6 7 8 9 आता है तो हम नई संख्या मतलब इसकी आगे की संख्या क्या 152 लेंगे, 152 लेंगे। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो हम राउंड फिगर में लेते हैं इस जो फिगर है, तो इसको राउंड फिगर में हम वर्क करते हैं, ठीक है। उदाहरण से थोड़ा सा इसे और देखिएगा। मान लीजिए मैंने बताया 500 मेंबर, आप यहां देख पा रहे हैं, है ना। ये जो 500 मेंबर है, ये जो 500 है, तो जो वोट कर रहे हैं वो 303 हैं, कितना 303। तो जरा आप यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इसका 50% यानी अगर हमें निकालना है तो 2 का हम क्या कर देंगे, तो इसमें से ऑलमोस्ट कितना आएगा कि 51 प्लस 5 आ जाएगा, है ना, इतना ही आएगा ना। और इसमें से +1, तो देखिए यहाँ हम इसको हमने 5 बोला तो इसके आगे की संख्या लेंगे तो 5 2 और +1 ये कितना होगा 153, ठीक। अब समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये तो हुआ सिंपल मेजोरिटी अर्थात साधारण बहुमत। क्या हुआ, ये साधारण बहुमत। देखिए जो धन विधेयक और वित्त विधेयक है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। तो ये जो पारित यानी इसमें से जो साधारण विधेयक है, जो साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक के साथ साथ इसमें से धन विधेयक, जो कि हमें डिटेल से पढ़ेंगे, परेशान नहीं हुई, और वित्त विधेयक। क्या है वित्त विधेयक, ये क्या है साधारण बहुमत से पारित होंगे, साधारण बहुमत से पारित किए जाएंगे, बहुमत से पारित किए जाएंगे, साधारण बहुमत से पारित किए जाएंगे। ओके, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको प्रभावी बहुमत देखना है। क्या है दूसरा जो हमें देखना है, प्रभावी बहुमत। ओके, प्रभावी बहुमत। ओके, प्रभावी बहुमत है ना। देखिए ये प्रभावी बहुमत एक्चुअल में क्या होता है, हमने सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत देखा। तो प्रभावी बहुमत निकालना है तो प्रभावी बहुमत के लिए जो टोटल मेंबर्स में से जो वैकेंसीज, देखिए ध्यान से सुनिएगा, वैकेंसीज अपॉन 2, ठीक है, टोटल मेंबर से प्रभावी बहुमत निकालना है तो टोटल मेंबर माइनस वैकेंसीज अपॉन 2। ध्यान से यहां सुनिएगा, अगर हमें प्रभावी बहुमत तो टोटल मेंबर माइनस वैकेंसीज अपॉन 2, सॉरी ये 2 है, ओके, अपॉन 2। इससे हम क्या है प्रभावी बहुमत निकाल सकेंगे। जहां जहां प्रभावी बहुमत, बहुत सारी जगह अभी देखेंगे कि प्रभावी बहुमत में जो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वहीं विधान परिषद के सदस्य उपाध्यक्ष और विधानसभा के सदस्य उपाध्यक्ष, इनको पद से हटाने के लिए जो प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ये जो पदाधिकारी हैं, अगर इनको पद से हटाने के लिए अगर प्रभावी बहुमत का उपयोग होता है तो प्रभावी बहुमत अर्थात है क्या, अगर प्रभावी बहुमत मान लीजिए असेंबली में या पार्लियामेंट में या किसी भी सदन में लाया जाता है तो हमें पता होना चाहिए। तो टोटल मेंबर माइनस वैकेंसीज अपॉन 2, मतलब टोटल मेंबर्स, ध्यान से यहां सुनिएगा, जो टोटल मेंबर्स क्या हैं। तो जैसे हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट में कितना 545, ठीक है 545। अब जो वैकेंसीज, तो वैकेंसीज कई कारणों से हो सकती है। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई। जो रिक्तियां हैं, जो वैकेंसीज हैं, जो रिक्तियां हैं वो कई कारणों से हो सकती हैं। रिक्तियां यानी त्यागपत्र किसी ने दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, किसी का निर्वाचन रद्द हो गया, निर्वाचन रद्द हो गया, किसी ने 2 जगह से चुनाव लड़े हैं, 2 जगह से चुनाव लड़े हैं,
तो एक वैकेंसीज तो आपको पता है कि खाली कर, वो अगर 2 जगह से चुनाव लड़े हैं तो एक वैकेंसी आफ्टर ऑल खाली करनी पड़ती है, जीतने के बाद, हारने के बाद जो भी अगर दोनों जगह जीत जाता है तो खाली करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन है, जैसे कि गोपीनाथ मुंडे थे शायद 2014 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। किसी ने अगर किसी कारणों रिजाइन कर दिया, या किसी का निर्वाचन अगर कोई माल प्रैक्टिस से जुड़ा है तो निर्वाचन रद्द हो गया। वहीं 2 जगह से क्या हो गया, अगर जो चुनाव लड़ा और वो व्यक्ति दोनों जगह से जीत गया तो एक वैकेंसीज खाली करनी होगी, एक सीट खाली करनी होगी। तो इस आधार पे वैकेंसीज हो जाती हैं। तो जो टोटल मेंबर होंगे, मान लीजिए कि पार्लियामेंट में मानना क्या है 545 मेंबर हैं, लेकिन वैकेंसीज जो रिक्तियां हैं, ये वैकेंस कितना है, वैकेंट 45 है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, टोटल में हमें क्या है, वैकेंसीज को माइनस कर देना है अपॉन 2, तो 500 अपॉन 2, ध्यान से सुनिएगा, ये 500 जो अपॉन 2 है, इसमें से 500 अपॉन 2 में कितना 250 हो जाएगा। अर्थात अगर हमें किसी भी, जैसे कि ये सोच लीजिए कि राज्यसभा के सभापति को हटाना है, तो या लोकसभा के सभापति को हटाना है, सॉरी अध्यक्ष को हटाना है, तो जितना वैकेंसीज को घटा के टोटल मेंबर्स में से 2 का भाग दे देंगे। अगर हमें उसको बिल को पारित करना है प्रभावी बहुमत से, तो उतने से ज्यादा मेंबर होने चाहिए, ठीक है। किससे, उसने से ज्यादा मेंबर होना चाहिए। तो आप इस चीज को क्या कर पाएंगे कि रेटिफाई कर पाएंगे, और फाइनली जिस व्यक्ति के खिलाफ आप ये ला रहे हैं तो रेजोल्यूशन वो पास हो जाएगा और वो हट जाएगा, ठीक है। तो आपने ये देखा। अब इसका प्रयोग तो हालांकि मैंने बता दिया, लेकिन इसका प्रयोग फिर भी देख लीजिए। जो राज्यसभा है, लोकसभा है, और विधान परिषद है, और विधानसभा है, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, यानी सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, इनको हटाने के लिए क्या है, इसका प्रभावी बहुमत का उपयोग किया जाता है। अब समझ आ गया होगा आपको कि प्रभावी बहुमत क्या है, ठीक है। अब हम विशेष बहुमत की बात कर लेते हैं। जो विशेष बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, विशेष बहुमत इनके 3 प्रकार होते हैं विशेष बहुमत के, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे, जो 3 प्रकारों में पहले प्रकार का जो विशेष बहुमत है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ठीक है। ये जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ये पहली प्रकार का क्या है, विशेष जो स्पेशल मेजोरिटी है, साधारण बहुमत है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है, ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, इसे मैं समझाना चाह रहा हूं, जरा इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 का मतलब क्या है, जैसे पार्लियामेंट की बात करते हैं तो 545 मेंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो वोट मेंबर्स हैं, मान लीजिए टोटल मेंबर्स हैं, जो लेकिन प्रेजेंट कितने हैं, 530 हैं। वोटिंग कितना कर रहे हैं, 500 मान लीजिए वोटिंग कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग 500 है, इसका 2/3, ठीक है। तो जो 1000 है, इसमें से तो आपको कितना निकलेगा, 333 ऑलमोस्ट आएगा। अगर हमें जो विशेष बहुमत की जो ज़रूरत है, जहाँ पे जैसे कि आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, यानी अनुच्छेद 312 इसका जहाँ पे प्रयोग है, तो अगर हमें ये सारा सब कुछ, मतलब इसमें कुछ रेजोल्यूशन पारित करवाना है, कुछ भी पारित करवाना है, प्रयोग में लाना है, तो विशेष बहुमत का जो पहली प्रकार का जो विशेष बहुमत है, तो उसको प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेंबर कम से कम होना चाहिए। कितना, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का, तभी वह क्या है कि बिल पारित हो सकेगा। तो जो मैंने अनुच्छेद 200 क्या बताया, आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल
12 इसको मैंने बताया। जो 249 है तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ों को हम देखेंगे कि 249 के अंतर्गत क्या क्या है, और इसके साथ साथ 249 के अंतर्गत इसमें से तो मैंने इसको बोला कि जो आर्टिकल 249 है इसमें एक्चुअल में है क्या, जो इसका जो विशेष बहुमत, जो पहली प्रकार का विशेष बहुमत है, इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है ना, तो इसमें ऐसा कुछ तो होगा। तो जो 249 है अगर हम इसकी बात करते हैं तो यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पे, ध्यान सुनिएगा, राज्यसभा अगर जो अपर हाउस है, अगर अपर हाउस क्या करता है, राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, उसको क्या है नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो उस विषय पर जो संसद है, हमारा पार्लियामेंट है, वो कानून बना सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 249 कहता है, आप लिख लीजिएगा कि यदि जो राज्यसभा है, यदि जो अपर हाउस है, ये किसी भी चीज को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, राज्य सूची के विषय पे, पहले तो ये लिख लीजिए, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो पार्लियामेंट इस पे कानून बना सकती है, संसद इसमें क्या है, कानून बना सकती है, संसद इसमें कानून बना सकती है। इसमें नोट डाल के आप लिख सकते हैं कि राज्यसभा का जो ये ऐसा संकल्प, जो कानून बनाया जाएगा, ये 1 साल के लिए होगा। ध्यान से सुनिएगा, हमेशा के लिए नहीं। जो राज्यसभा का जो रेजोल्यूशन है ये 1 साल के लिए होगा, 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर आपको 1 साल से इसको ऊपर लेके जाना है तो 1 साल में आपको इसको पुनः क्या कर सकते, एक बार में एक वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो 1 वर्ष के लिए होगा, लेकिन अगर इसको और आगे आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें क्या है, उसी तरह से 1 साल में आप इसको एक बार बढ़ा सकते हैं। तो ये तो मैंने अनुच्छेद आर्टिकल 249 जो हमारा स्पेशल मेजोरिटी का पहला प्रकार था, उसके बारे में आर्टिकल 249 का जो यूज किया जाता है मैंने बताया इसको। ठीक है, वही मैंने एक दूसरा अनुच्छेद बताया था, अनुच्छेद 312 यानी आर्टिकल 312। इसे तो समझ गए होंगे आप कि जो हमारा जो राज्यसभा है वो क्या है कि 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हुए उस पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, उस संसद के पास ले जाकर वो कानून बनवा सकती है। ठीक है, और वो है कानून 1 साल तक वो वैलिड रहेगा। अगर आपको उसको 1 साल के ऊपर बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से सेम वैसे रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। अब आर्टिकल 312 की बात करते हैं तो सेम वैसे इसमें रहेगा कि जो राज्यसभा को मान लीजिए 2/3 बहुमत के द्वारा पारित जो संकल्प है, तो इसके आधार पर संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक जो ऑल इंडिया सर्विस है उसका सृजन कर सकती है, उसको एक दूसरा ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है। मतलब उसमें और जोड़ा, जैसे कि इस समय 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं। ठीक है, जैसे कि आईएएस हो गया, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, इसकी बात हमने किया। तो ये जो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, हम इसकी बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 312 जो कि स्पेशल मेजोरिटी का पहला टाइप है, जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 जो मेजोरिटी होनी चाहिए, अगर हमें इनमें से इन दोनों को एप्लीकेबल करना है तो हमें यही स्पेशल मेजोरिटी का पहला प्रकार की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें मैंने बताया कि जो राज्यसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा जो पारित संकल्प के आधार पर क्या किया जा सकता है कि संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए एक सम्मिलित यानी जो ऑल इंडिया सर्विस का सृजन कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विस को क्या कर सकती है, बना सकती है। ठीक है, तो आपने देखा ये पहली प्रकार का। अब दूसरी प्रकार का विशेष बहुमत देखना है। दूसरी प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है, इसको जरा ध्यान से इसको गौर करिएगा। देखिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, अगेन सुनिएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग का दूसरी प्रकार की हम बात कर रहे हैं। नोट्स में आपके सारा सब कुछ मेंशन होगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 के साथ कुल मेंबर्स आधे से कम ना हो। वहां पहले प्रकार में ये कंडीशन नहीं थी। एग्जाम्पल, जैसे कि पार्लियामेंट है,
पार्लियामेंट में 545 मेंबर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, लोकसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें प्रेजेंट एंड वोटिंग जो दूसरी प्रकार का जो स्पेशल मेजोरिटी है, तो विशेष बहुमत है, तो मान लीजिए जो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इस समय कितना 300 है, और जो वोटिंग जिसे करना है वो कितना है 200 है, ठीक है। तो मैंने कहा प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो जो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना हो गया, प्रेजेंट एंड वोटिंग 200 हो गया, तो इसका 2/3, इसका 2/3 मान लीजिए, यहाँ 300 ही मान लीजिए, चलिए 300 मान लेते हैं, यहाँ ये वोटिंग भी 300 कर रहे हैं, ये 400 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 300 हो गया। तो आप देखेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग 300, इसका 2/3, तो 3 दैट इज कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 100 और ये 2, तो ये 200 हो गया। इसमें एक दूसरी कंडीशन क्या थी कि चलिए ठीक है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, लेकिन टोटल के आधे से कम ना हो। टोटल कितना था 545 था, ठीक है। 545 का आधा 272 प्लस होता है, ठीक है। ये तो 200 है। इसका मतलब कि अगर हमें कोई भी इसके कोई भी जो किसी भी चीज़ को मान लीजिए कि जो उसमें एक्शन में लाना है, जैसे कि अगर इसका जो प्रयोग है, अगर हम इसके प्रयोग की बात करते हैं तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक में, वहीं जो प्रमुख कुछ संवैधानिक पदाधिकारी हैं, तो संवैधानिक पदाधिकारी जो SC इसके जज हैं, जो कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, तो इसका यहाँ यूज किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो आपको ये जो 50% से जो ऊपर की संख्या का ध्यान रखना होगा, इस नंबर का फिगर का ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये इसमें अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें से जो संविधान संशोधन विधेयक है, तो इसमें संविधान संशोधन विधेयक में अगर हमें मान लीजिए कि इसके अंतर्गत कोई भी विधेयक को संविधान संशोधन करना है, या फिर हमें कैग को हटाना है, या फिर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज हैं, इनके खिलाफ जो हमें क्या करना है, इनको अगर हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत, तो आप यहाँ ये देख पाएंगे कि इसमें से ये तो चलिए ठीक है, आपने प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, लेकिन इसको ये वाला जो नंबर ये 272 प्लस से अधिक होना चाहिए, तभी ये संभव है, नहीं ये रेजोल्यूशन यहीं कैंसिल हो जाएगा। उम्मीद है कि ये दूसरी प्रकार का जो विशेष बहुमत है वो आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरी प्रकार के विशेष बहुमत की हम बात कर लेते हैं कि जो तीसरी प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है, ठीक है। तीसरी प्रकार का विशेष बहुमत, तो कुल सदस्य संख्या का 2/3, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो कुल सदस्य संख्या का 2/3 है, ठीक है। इसमें से कुल सदस्य संख्या का, यहाँ देखिए पहले में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 था, ठीक है, दूसरे में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और उसमें से आधे से क्या हो कि कम ना हो, इसमें से टोटल का 2/3 की बात करी जा रही है। जो तीसरी प्रकार का विशेष बहुमत है, तो टोटल का यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात नहीं कर रही है, ठीक है, टोटल का 2/3, यानी कि जैसे पार्लियामेंट की ही बात करें, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, तो कितना मेंबर है 545, इसका 2/3, इसका 2/3, तो इसका 2/3 कितना आएगा आप निकाल सकते हैं। अगर हम इसके 2/3 की बात करते हैं तो इसमें से देखेंगे इसका जो प्रयोग है, इस तरह की प्रक्रिया सिर्फ अनुच्छेद 61 के तहत, जो अनुच्छेद 61 है, आर्टिकल 61 है, तो इसके तहत अनुच्छेद 61 में महाभियोग की जो बात करी जाती है, तो इसका उपयोग महाभियोग में किया जाता है। अनुच्छेद आर्टिकल यानी आर्टिकल 61, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, ठीक है। तो ये विशेष बहुमत आप समझ गए होंगे कि ये तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या है। ये जो महाभियोग, जो आर्टिकल 61 महाभियोग का, तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत अगर महाभियोग लाना है तो हमें तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत को क्या करना होगा, उसको एक्टिव करना होगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए अब इसमें कोरम या गणपूर्ति की बात करते हैं। तो कोरम और गणपूर्ति क्या होता है, कोरम अगला, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरम या गणपूर्ति,
देखिए ये वह न्यूनतम संख्या है जो किसी सदन की कार्यवाही को क्या करती है, वैध बनाने के लिए आवश्यक है। ये 1/10 होता है, अर्थात 10%। मतलब किसी भी कार्यवाही को वैध बनाने के लिए, उसको लीगल करने के लिए, वैध बनाने के लिए कोरम की जरूरत पड़ती है। किसकी? कोरम की जरूरत पड़ती है। और यह 1/10 होता है। क्या होता है? ये 1/10 होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हमें आगे जो बढ़ना है वो इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों का जैसे ध्यान रखना है कि संविधान के कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कोरम या गणपूर्ति मतलब ये वह न्यूनतम नंबर होता है, या वह न्यूनतम संख्या होती है कि अगर किसी भी कार्यवाही को हमें आगे प्रोसीड करना है, प्रोसीडिंग करनी है, तो कम से कम उसमें से वो सदन में 10% मेंबर्स होने चाहिए, तभी ये संभव है। अर्थात अगर नहीं है तो वह नहीं हो पाएगा। इसको कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। ठीक है। अब भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को सुन लीजिए कि भारतीय संविधान की जो कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। विशेषताएं, ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो भारत का संविधान है वो भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। ये क्या है? जो भारत का संविधान है, विशेषताएं भारत के संविधान की है ना, भारत के संविधान की। भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान लिखित एवं, भारत का जो संविधान है वो क्या है? लिखित एवं निर्मित है। लिखित एवं निर्मित है। लिखित एवं निर्मित है। ठीक है। इसमें से अगर हम बात करते हैं लिखित और जो संविधान के वर्गीकरण की अगर बात करते हैं, तो चलिए थोड़ा सा वर्गीकरण के बारे में आप देख लीजिए। देखिए अगर लिखित की अगर बात करते हैं, जो संविधान का जो वर्गीकरण है, संविधान का वर्गीकरण है, आप देखेंगे जो लिखित संविधान यूएसए का, ठीक है, अलिखित संविधान ब्रिटेन का, यानी लिखित संविधान तो यूएसए, निर्मित संविधान यूएसए का, और कठोर भी, यानी लिखित, निर्मित और कठोर, ये तो यूएसए का हुआ, ये तीनों कैरेक्टर्स। ठीक है। वहीं अगर ब्रिटेन की बात करते हैं तो अलिखित, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ ही नहीं लिखा है, लेकिन ये ट्रेडिशन पे जो उनको ज़रूरत होती है वो क्या कर लेते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को क्या कर लेते हैं, वो फॉर्मेट बना लेते हैं। अलिखित और विकसित, इसी वजह से विकसित कहा जाता है कि ये बहुत साधारण बहुमत से, यानी बहुत लचीला होता है, और साधारण बहुमत से इसको क्या किया जाता है कि इसको मतलब संशोधन कर लिया जाता है। ठीक है ना? तो इस वजह से ये लचीला भी इसी वजह से कहलाता है, लचीला। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। यानी अलिखित, विकसित और लचीला, ये कहाँ संविधान है? ये ब्रिटेन का, ये ब्रिटेन का संविधान है। ये कुछ कैरेक्टर हैं। ये क्या है? कुछ कैरेक्टर हैं। देखिए अगर जो लिखित संविधान है, इसको थोड़ा सा अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें, तो जिस संविधान के जो अधिकांश प्रावधान, जो अधिकांश दस्तावेज क्या होते हैं, लिखित रूप में होते हैं, उसको लिखित संविधान कहते हैं। बहुत सिंपल है कि जिस संविधान के जो ज़्यादा से ज़्यादा दस्तावेज लिखित रूप में होते हैं, जैसे कि यूएसए का संविधान, तो ज़्यादा से ज़्यादा दस्तावेज लिखित रूप में होते हैं, उसे वो लिखित संविधान कहते हैं। वहीं अलिखित संविधान, जिस संविधान का जो अधिकांश जो दस्तावेज होते हैं ये अलिखित होते हैं, उसको अलिखित संविधान कहा जाता है। ठीक है। ये जो अलिखित संविधान, जैसे कि हम देखेंगे, ये राजनीतिक परंपराओं के रूप में पाया जाता है, और राजनीतिक परंपराओं के रूप में ये होता है। जैसे कि राजनीतिक परंपराओं की बात करते हैं इसमें से, तो ब्रिटेन की बात करें तो वो ट्रेडिशन, जैसे कि वो उन्हें जिस चीज़ की जरूरत होती है तो बहुत जल्दी बिना मतलब साधारण बहुमत से ही चीज़ों को अपना लेते हैं। ठीक है। वहीं तो लिखित और आपने अलिखित संविधान देखा। अब निर्मित संविधान थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो निर्मित संविधान है, एक्चुअल में निर्मित संविधान
एक निश्चित डेट को फॉर्मुलेट किया जाता है, एक निश्चित डेट होती है, उस डेट को क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है, इस वजह से इसको निर्मित संविधान का। अगर निर्मित संविधान की हम बात करें तो निर्मित संविधान मैंने बताया कि एक निश्चित डेट के साथ साथ इसको तैयार किया जाता है, इस वजह से ऐसे संविधान को निर्मित संविधान कहा जाता है। ठीक है, जिस संविधान का मतलब जो निर्माण है वो एक निश्चित तिथि को संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाए उसको निर्मित संविधान हम कह लेंगे, है ना। और विकसित संविधान, जो ये विकसित संविधान है, तो विकसित संविधान की अगर बात करते हैं तो जिस संविधान का जो उत्पत्ति है, जो इमरजेंस है, वो ऐतिहासिक विकास के क्रम में राजनीतिक परंपराओं के रूप में होती है। उसको राजनीतिक जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस है, उसमें क्या होती हैं, डेवलप्ड होती रहती हैं। इसको विकसित संविधान कहते हैं क्योंकि ये कभी भी क्या है, डेवलप्ड होता रहता है। तो आपने जो कैरेक्टर्स देखे कि निर्मित संविधान क्या है, लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है, विकसित संविधान क्या है। अब कठोर और थोड़ा सा लचीला संविधान, तो देखिए जिस संविधान में विशेष बहुमत से संशोधन होता है उसे कठोर संविधान कहते हैं। जिस संविधान में जो ये कठोर, ये जो वर्ड है, इससे एक मिनट थोड़ा सा, जो कठोर है, तो इसमें कठोर का मतलब कि जिस संविधान में विशेष बहुमत से क्या है, संशोधन होता है, विशेष बहुमत से संशोधन होता है, उसको कठोर संविधान कहते हैं, है ना। वहीं जो दूसरा लचीला संविधान, तो जिसमें बहुत साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है, साधारण बहुमत से, इसको क्या कहते हैं, इसको लचीला संविधान कहते हैं। तो ये आपने इसके क्या देखे, कैरेक्टर से देखे कुछ की जो भारत जो मतलब ये संविधान है। अब भारत का संविधान क्या, लिखित और निर्मित संविधान है। ठीक है, इसमें सारे गुण पाए जाते हैं, लिखित है, लिखित भी है, ये निर्मित संविधान है, कठोर भी है, कुछ इसके प्रावधान कठोर भी हैं, कुछ प्रावधान लचीले हैं। अगर लचीले में देखें तो लचीले का मतलब जो साधारण बहुमत से चेंज हो जाता है, जैसे कि जो मैंने अभी बताया धन विधेयक और वित्त विधेयक, ये तो साधारण एक तरीके से लचीले जो लचीला संविधान है, जो उसका एक कैरेक्टर्स है। वहीं कठोर की बात करें तो जैसे जीएसटी, तो जीएसटी में आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ इसमें से जो आपको जो स्टेट थे तो उनसे भी आपको 50% स्टेट से कंसेंट लेनी थी। तो ये तो हमारी जो ये कैरेक्टर हो गए, कठोर संविधान के हो गए। निर्मित संविधान, हमारा भी संविधान एक निश्चित जो डेट के साथ गठित हुआ है, तो इस वजह से इसको निर्मित संविधान कहते हैं। वहीं हाँ, हम इसे थोड़ा सा विकसित संविधान अगर कहें तो विकसित संविधान में ट्रेडिशन बेस्ड तो नहीं है, तो विकसित संविधान ऐसा हम इसे ओरिजिनल विकसित संविधान नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो बाकी के और लिखित संविधान भी है, अलिखित तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा है नहीं है। तो ये सारे हमारे संविधान के कैरेक्टर्स हैं। लेकिन ये जो मैंने तीनों ऊपर के कैरेक्टर्स ये बताए, और ये तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ब्रिटेन और यूएसए के, हमारे इनमें से जो मिक्स हैं, ठीक है, हमारे इसमें से क्या है, मिक्स हैं। तो ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करते हैं जो भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण कह सकते हैं, और भारत का संविधान दुनिया का विशालतम संविधान है। ठीक है, ये क्या है कि भारत का संविधान जो संविधान कठोरता और लचीलेपन का क्या है, मिश्रण है एक प्रकार से। और भारत का संविधान बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, ये दुनिया का सबसे विशालतम संविधान है। आप कैसे विशालतम कह सकते हैं, क्योंकि देखेंगे कि मूल संविधान में, जैसे कि इसमें जो मूल संविधान की अगर बात करते हैं हमारे संविधान की, तो इसमें 22 भाग हुआ करते थे। कितने भाग होते थे, 22 भाग होते थे। इस समय जो अब की बात करें, अब की बात करते हैं, इसमें से 25 कितने होते हैं, 25 पार्ट होते हैं। ठीक है, वहीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो इसमें से 8 अनुसूची पहले हुआ करती थी, अब 12 अनुसूची हैं। ठीक है, पहले 8 अनुसूची होती थी, अब कितनी, 12 अनुसूची हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पहले 395 मूल अनुच्छेद थे, अब 465 प्लस हैं। ठीक है, ये क्या है, 465 प्लस अभी। तो ये हमारा संविधान है, इस वजह से इसे बहुत वास्ट संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, आपको 2-4 मिनट और इन सारी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। तो जो देखिए, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है, वो 7वें संविधान संशोधन में भाग 7 और भाग 9 हटा दिए गए। देखिएगा, जो 22 से, यहाँ दोबारा से थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा कि क्योंकि इसे जब आपको समझ आ जाएगा, यानी जो मूल संविधान और वर्तमान, भाग हो गया, ये क्या हो गई, अनुसूची हो गई, अनुसूची हो गई, ये क्या हो गया, अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद हो गया। हम देखेंगे कि जो पहले अगर और वर्तमान की बात है तो 22 अब 25 हो गए।
पहले 8 थी, अब ये 12 हो गई। ये 395 थे, अब 465 प्लस हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो कुछ यहाँ कुछ बढ़े तो कुछ घटे बढ़े होंगे, इसके साथ साथ यहाँ कुछ घटे बढ़े होंगे, यहाँ कुछ घटे बढ़े होंगे, तो उनका थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 7वां संविधान संशोधन होता है, 7वां संशोधन होता है, जो 7वां संशोधन 1956 भाग 7 और 9 हटा दिए गए। क्या है, इसमें से पार्ट 7 को और 9 को हटा दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, भाग 7 को और 9 को हटा दिया गया। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में भाग 7 और 9 को हटा दिया गया। इसके बाद वही 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में अगर बात करते हैं तो भाग 4A और 14A, ध्यान से सुनिएगा, भाग 4A और 14A, भाग 4A और 14A जोड़ दिया गया। ठीक है, वहीं 73वें संविधान संशोधन में, 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। ठीक है, तो इसमें से भाग 9 को क्या किया गया, जो भाग 9 है इसको दोबारा से ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया भाग 9 को। वहीं जो 74वां संविधान संशोधन होता है, 74वां, ये सिर्फ ओवरव्यू है, वही 1992 में इसमें भाग 9A अगेन जोड़ा गया, भाग 9A अगेन नहीं, मतलब फिर जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9A को ऐड किया गया। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आगे और बात करते हैं इसमें से, तो आप देख पाएंगे यहाँ, ध्यान से देखिएगा, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मैंने बताया कि जो भाग 9 है, इस भाग 9 को क्या किया गया था, प्रॉपरली इस जोड़ दिया गया था। इसके बाद जो 97 है, जो 97वें संविधान संशोधन है, ठीक है, तो इसमें से भाग 9B जोड़ा गया 2011 में। इसमें भाग 9B जोड़ा गया, 9B, क्या 9B जोड़ा गया। अनुसूची की अगर बात करते हैं इसमें से, अनुसूची, तो जरा अनुसूची को ध्यान से सुनिएगा। अनुसूची में देखिए जो पहला संविधान संशोधन है, पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची, अभी 9वीं अनुसूची में आपको पता होगा कि ऐसे विषय हैं जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, जैसे कि भूमि सुधार से संबंधित। तो ये फर्स्ट जो संविधान संशोधन 1951 में होता है, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में, इसमें से जो पहली अनुसूची होती है उसको, सॉरी पहली कह रहा हूँ, 9वीं अनुसूची को इसमें ऐड किया गया। और इसमें से मैंने बताया कि इसमें ऐसे विषय होते हैं जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था। ठीक है, अगला देखेंगे जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 1985 में, तो 52वें संविधान संशोधन में 1985 में 10वीं अनुसूची, मैंने भाग कहाँ जोड़ा घटाया गया उसके बारे में मैंने बता दिया। 10वीं, अब अनुसूची के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। तो इसमें जो दल बदल विरोधी अधिनियम, ठीक है, क्या है, दल बदल विरोधी अधिनियम, इसमें से आया दल बदल विरोधी अधिनियम। ओके, इसके बाद आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं जो अनुसूची को जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें के साथ। इसमें से पंचायत को जो सौंपे जाने वाले 29 विषय थे, जो पंचायत को सौंपे जाने वाले 29 विषय थे, कितना, 29 विषय थे। ठीक है, और अगला जो अंतिम 12वीं अनुसूची है 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, इसमें से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो 4 अनुसूची मैंने बताया ना, ठीक है, तो वही 4 अनुसूची 9, 10, 11, 12, पहले 8 थी अब 12 हो गई, तो उन्हीं के बारे में बताया। तो इसमें से जो नगर पालिका है, नगर पालिका को इसके अंतर्गत
इसमें से नगर पालिका में 18 विषय क्या किए गए, सौंपे गए नगर पालिकाओं को। तो ये तो अनुसूचियों में बदलाव हुआ। आपने देखा कि मैंने जो पार्ट में पहले 22 पार्ट थे, फिर 25 हो गए, तो किस पार्ट को हटाया गया, किस पार्ट को नहीं हटाया गया, किसे जोड़ा गया, ये तो पार्ट के बारे में था। तो ये पार्ट के बारे में आपने देख लिया। लेकिन उसके साथ साथ जो अनुसूचियों में परिवर्तन किया गया, तो अनुसूचियों में भी परिवर्तन देख लिया। अब देखेंगे जो भारत के संविधान के जो बहुत अनेक स्रोत हैं, वो करीब 10-60 देशों से प्रेरित हैं। तो हालांकि कल भी इसके बारे में मैंने बताया था कि 60 देशों से ऊपर है जो भारत के संविधान के जो स्रोत हैं। तो ये कल इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि कौन कौन किस किस देश से क्या क्या लिया गया है, उसको लेकर आपको पैनिक नहीं करना है। लेकिन इससे पहले और भी मैं डिटेल से बता दूंगा। ये सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। जैसे हम स्टार्ट कर देंगे तो बहुत वाइडली डिस्कशन, और ये जो डिस्कशन है वो प्री कम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, ये क्या है, प्री कम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और मैं बता दूं, इसमें से जो इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। और देखिए, अब भी बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ घर से बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि आज करीब 1800 केस हो गए हैं, है ना। तो इस वजह से सब लोग सेफ रहिए, घर में रहिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और अगर बाहर निकलना ही है तो फिर उम्मीदें छोड़ के ही जाइएगा, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं। देखिए, वहाँ इटली की बहुत ख़राब दयनीय दशा है। इसके साथ साथ बहुत सारे देश जैसे कि अमेरिका कम परेशान थोड़ी नहीं है, लेकिन इस समय इटली तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है ना। तो चलिए ठीक है, अपना अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं हम। और इसमें मैंने आपको सारा सब कुछ बताया कि जो सबसे लंबा संविधान, भारत के संविधान की विशेषताएं बताई दी थी। ठीक है, भारत के संविधान की विशेषताओं में मैंने ये बताया, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण पाया जाता है। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, जो आपात उपबंध हैं वो भी हैं, स्वतंत्र निकाय है, यहाँ 3 मतलब टियर गवर्नमेंट है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, वहीं संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय दिखाई देता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, संसदीय शासन प्रणाली है, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारे इसके सब सारे कैरेक्टर्स हैं, तो इसके बारे में आपने देख लिया है। ठीक है, इसको हम डिटेल से कल बात करेंगे, इसमें डिटेल से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।